Hi guys, good morning. Uh, I'm Dr. Farendra Bhardwaj, gynecologist. Probably I'm taking first time class for you. और लिया है इससे पहले नहीं. So today's topic what is given to me is abnormal uterine bleeding. So whenever we go as an examiner, or in fact we take exam for you in practical, this is the commonest question which everybody asks. Commonest question. Invariably it will be asked to you in your practicals, because something is kept on your table viva or in the specimen, or you might be having some small case, short case or long case. Usually for graduation, gynec is a short case and pregnancy or obstetrics is a long case. So that time everybody asks what is abnormal uterine bleeding, or you will be saying this word that the patient is having irregular menstrual cycle. So that time we, as an examiner, we ask what is irregular or what is abnormal or what menstrual problem exactly the patient is having. तब आप लोग फंबल करते हैं, इसी जगह पे करते हैं, क्योंकि पाम कॉइन सबको मालूम होता है, इटियोलॉजी सबको पता होती है, इन्वेस्टिगेशंस ऑलमोस्ट सबको पता होती है. I visited in many colleges in North India. चाहे अच्छा कॉलेज हो चाहे बुरा कॉलेज हो, ये चीजें सबको पता थी. पर क्या नहीं पता था इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न. प्लीज आ जाइए. सो आप में से कोई भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न बता सकता है ऐसे ही कैजुअली? इट नीड नॉट टू बी इन मेडिकल लैंग्वेज. एनीबडी? See, unless until you will speak, I won't be able to teach you guys. आप बोलेंगे इस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न क्या होता है? बैठे बैठे बोलो. हाँ. So what she said is 5 to 6 days bleeding होती है, but this is again बहुत कैजुअल हो जाता है. फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि साइकिल कितने दिनों में आता है तो उसे नॉर्मल कहते हैं. Invariably कितने दिनों की साइकिल? वेरी गुड. 24 to 30 days somebody said. आप? हाँ जी, 38 days करेक्ट. सो कुछ कुछ अलग अलग डेफिनेशंस आ जाती हैं. फिर मैं पूछता हूँ वॉल्यूम को किसे कहते हैं, नॉर्मल है कि नहीं है? तो एनी आइडिया सर कि कितने वॉल्यूम को नॉर्मल बोलते हैं? नहीं आइडिया ना? आपको आइडिया है सर मेंस्ट्रुअल ब्लड के कितने वॉल्यूम को नॉर्मल बोलते हैं? अप्रॉक्स ही बोल रहे हैं ना आप भी, मतलब आपने बुक्स का आइडिया नहीं है ना. पर यू आर राइट, 80 इज अपर लिमिट, राइट. सो मेरे पास यूजुअल आंसर ऐसे आते हैं, पास हैं, क्योंकि वो गलत नहीं होते आंसर. नन ऑफ यू कैन बी ग्रॉसली रॉन्ग. नन ऑफ यू कैन बी ग्रॉसली रॉन्ग, कैन नॉट बी. इट इज नॉट पॉसिबल. बट इफ समबडी कैन गिव मी अ गुड आंसर, आई विल बी हैप्पी. So more or so, 28 plus minus 7 days is a grossly which everybody accept the cycle variation. Everybody accept in your viva. 28 plus minus 7 days. Variations आए हैं अभी, 24 to 38 days हो गया है. So यदि ये आंसर कोई बोलता है तो I'll be more happy. You give them good marks. Volume is again 20 to 80 ml, but somebody says 5 to 80 ml is also okay, because gross definition कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू चेंज होती है. And menstrual flow is on an average 4 to 5 days. Somebody says 2 to 6 days. That is also normal. ये हम पूछते हैं. फिर आती है डेफिनेशन. पहले डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग और ऐसे वर्ड बोल देते थे हम लोग एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को. पर अभी ऐसे डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग जैसे वर्ड नहीं बोलते. नाउ वी कॉल देम ईदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग
Now what is that heavy menstrual bleeding when the amount causes more than 80 ml? वो कैसे पता लगेगा 80 ml से ज्यादा हो गया है? किताबों तो इसलिए होती है ना ताकि आप उसे सीख सको और पेशेंट को ट्रीट कर सको। इसलिए थोड़ी होती है कि आप पढ़ करके एंट्रेंस एग्जाम दे लो। मेडिकल की किताब तो इसलिए नहीं है। तो अब आप बताएं कि 80 ml को आप लोग कैसे मेजर करेंगे? एनीबडी? डेज तो बता सकते हैं ना पेशेंट? आई मीन आई एम हैविंग अ ब्लीडिंग फॉर 7 days सर। Correct. One is number of pad, but then number of pad is also not very relevant. तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आपका एक जो नॉर्मल फ्लो जो अब तक चल रहा है उससे यदि वेरिएशन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, we call it as abnormal uterine bleeding. So कुछ definitions fit नहीं होती हैं प्रैक्टिकलिटी में। वो बोलती है कि मुझे यूजुअली 15-20 ml ही आता था सर, now I'm getting 80 ml of blood loss. For her, this is heavy menstrual bleeding by definition, but this is normal. So आप उसको बोल तो देंगे कि नॉर्मल है, पेशेंट अनकंफर्टेबल रहेगी। So that is why these definitions are given by NICE guidelines. When a woman experience a change in her menstrual loss or degree of loss, a vaginal bleeding pattern differ from that experienced by the age-matched general female population. This is something very practical definition. On the other side, the society says bleeding from uterus, which is abnormal in regularity, volume, frequency, duration, occur in the absence of pregnancy. यदि किसी को अबॉर्शन हो गया है और तब ब्लीडिंग हो रही है, उसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग नहीं कहेंगे, उसको अबॉर्शन बोलेंगे। कैसे पता लगेगा अबॉर्शन है? यूपीटी पॉजिटिव है या नहीं है। सो इन द एग्जाम whenever we ask you what investigation you will do in abnormal uterine bleeding, the first line should be, sir, I would like to rule out the pregnancy. The moment आप ये ऐसा बोलते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। You getting me? इतना क्लियर है गाइस? Am I clear with the definition? आप बोर्ड पे मत देखिए, जितना देर मैं आपको बोल रहा हूं वो मुझे सुनने का कोशिश करिए। See, abnormal uterine bleeding is change in the pattern, either in regularity, volume, duration, or a woman who is experiencing something differ from that experienced by the age-matched general population. It's called as abnormal uterine bleeding. Same way जैसे anemia के definition है 11.5 के नीचे, 10.5 के नीचे, बट दूसरी एक डेफिनेशन हो जाती है जहां पे पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल। अब आते हैं इसका इवैल्यूएशन। तो पेशेंट ने इतना सा बोला एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो आप पूछेंगे आपका लास्ट डेट ऑफ पीरियड कब था, विच इज मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं LMP। फिर आप नेक्स्ट लाइन पूछेंगे मैडम आपका मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है, एंड दैट टाइम शी विल से सर मुझे 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है या 3 से 6 दिन तक ब्लीडिंग होती है, which occur at an interval of around 26 days, 24 days, maybe 30 days. बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के लिए सब बोलना, तो वो कैसे बोलते हैं, सर 7 तारीख को आता था पर 2 दिन बाद जब पहले ही आ जाता है, that means 28 days साइकिल। सर 10th को आता था पर हमेशा 2 दिन बाद आता है, that means 32 days cycle on an average. This is how they say. Volume, सर मैं कंफर्टेबल हूं, इसके आगे वो नहीं बोल पाते हैं। Then you'll have to specifically ask them, first day कितने पैड यूज करते हैं बेटा? Actually sir 1 or 2 पैड। सेकेंड डे आप कितने यूज करते हैं? सर 3 or 4 पैड्स। क्लॉट आता है? नहीं सर। That means everything is normal. If somebody says सर क्लॉट आता है तो एबनॉर्मल है, ये मैंने ऐसा क्यों बोला? क्लॉट आने को मैंने एब्नॉर्मल क्यों बोला, कोई बताएगा? मेरा टॉक टोटल 25 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, पर ये 25 मिनट आप सुन लीजिए प्लीज। कोई बताएगा कि क्लॉट को एब्नॉर्मल क्यों बोला?
आपको मालूम है सर? मेंस्ट्रुअल ब्लड हमेशा क्लॉट होकर के लाइस हुआ ब्लड होता है। एंडोमेट्रियम जब शेड होती है, ब्लड वेसल्स को वासोस्पैज्म होता है, नेक्रोसिस होता है, ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो अंदर क्लॉट बनता है। क्लॉट जब लाइज हो जाता है तब वो डार्क कलर का ब्लड बाहर आता है फ्रॉम द इंटरनल ऑस और फ्रॉम द सर्विक्स। दैट ब्लड कैन नॉट अगेन बी क्लॉटेड। एम आई क्लियर गाइस? इसीलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड लिक्विड होता है, डार्क कलर होता है, म्यूकस के साथ मिक्स होता है। जब फ्रेश क्लॉट आए बाहर पैड पे, दैट मीन्स यूट्रस से हेवी ब्लीडिंग हो रही है। वो ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर स्टे नहीं कर रही है। ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम तक रुकना चाहिए यू ब्लड के अंदर, तभी तो क्लॉट बनेगा। वो हैवी ब्लीडिंग सीधे ही इंटरनल ऑस से बाहर आ रही है। आई होप दिस एनाटॉमी इज क्लियर टू यू। इंटरनल ऑस, यूट्रस, बिकॉज आप थर्ड ईयर है। इंटरनल नहीं है? हाँ जी, फाइनल ईयर है। मैंने क्या बोला? थर्ड ईयर। अच्छा, कुछ अलग बोला क्या? थर्ड ईयर के पार्ट दो पार्ट हो जाते हैं ना। पहले मैं एमयू में था तो मुझे ऐसा बताया था कि शायद फाइनल ईयर में वर्ड बंद हो गया। थर्ड ईयर पार्ट 1, थर्ड ईयर पार्ट 2 ऐसा हो गया क्या? ठीक है, आई एम सॉरी, जूनियर बोल दिया आपको। तो वो ब्लड इंटरनल ऑस से बाहर आ गया। अब वो बाहर आके वेजाइना में क्लॉट हो रहा है क्योंकि उसका अंदर टाइम नहीं मिला। अंदर क्यों टाइम नहीं मिला? बिकॉज ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी। यूट्रस की कैपेसिटी होती है 2 ml टू 6 ml के बीच में। उससे ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो बाहर आ जाएगी, बाहर आएगी तो क्लॉट बनेगा, क्लॉट बनेगा तो क्लॉट पैड पे आ जाएगा। दैट इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एंड देन वी आस्क व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लॉट। सो हम पूछते कितना पैसे का साइज का होता था, या गोटी का साइज का होता था, बेर का साइज का क्लॉट आ रहा है आपको, दाल के साइज का क्लॉट आ रहा है आपको, या और बड़ा आ रहा है। दिस इज हाउ द पेशेंट डिफाइन देयर मेंस्ट्रुअल पैटर्न। ये जो पार्ट है, जो मैंने आपसे बोला, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन एग्जाम, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस और इन योर प्रैक्टिस, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू बी आस्क्ड टू द पेशेंट, स्पेशली बाय अ मेल डॉक्टर। सो आप कैसे पूछेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डेवलप ए बॉन्डिंग एंड अ कॉन्फिडेंस विद द पेशेंट. You'll have to really listen to them very patiently and in a private area. This type of consultation cannot be happen in a big room or like this. They may not feel comfortable. फिर यहां से आपका स्टार्ट होता है इवैल्यूएशन. प्रेगनेंसी टेस्ट आपने कर लिया, यूपीटी नेगेटिव है, तो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट? कोई मुझे बताएगा? अब सिंपल कैलकुलेशन है, अभी मेरी क्लास का कुछ फायदा नहीं है, ये सब आता है आपको. बोलेंगे सीबीसी करेंगे, आपको कॉमन सेंस यूज करना है गाइस. सीबीसी करेंगे देखने के लिए डिग्री ऑफ ब्लड लॉस कितना है और उसको कितना अनीमिया बैठा है. उसके बाद आप एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देंगे. अल्ट्रासाउंड क्यों एडवाइस करेंगे? क्योंकि पाम कॉइन नाम की एक इटियोलॉजी हमने एयूबी में बना के आपको दी हुई है. पाम कॉइन के अंदर पाम जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और कॉइन जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. क्लियर है इतना गाइस? वापिस से पीछे वाले लोग इटियोलॉजी के लिए हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे और सेकंड करेंगे पाम कॉइन. पाम इज इटियोलॉजी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एंड कॉइन इज इटियोलॉजी नॉन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. क्लियर गाइस? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? अल्ट्रासाउंड. एम आई क्लियर? एग्जाम में पूछता है अल्ट्रासाउंड कौन सा करेंगे, तो बोलिए सर ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस वजाइनल दोनों करेंगे. वो बोलेगा कौन सा बेटर है? सर ट्रांस वजाइनल बेटर है. क्यों करेंगे ट्रांस एब्डोमिनल? क्योंकि ट्रांस वजाइनल की एक लिमिटेशन है, वो एक डिस्टेंस के बाद देख नहीं सकता है. सपोज आपके पेशेंट को बहुत बड़ा ओवेरियन मास है, यूट्रस को बहुत बड़ा मास है, तो ट्रांस वजाइनल से नहीं देखेगा. ऑफ कोर्स यू ऑल हैव डन योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पीए पर एब्डोमिनल, पर स्पेकुलम, पर वजाइनल, पर एग्जाम के अंदर में आपको एक चिट मिलती है, वहां पे पेशेंट नहीं मिलता है. सो यू गाइस मे और मे नॉट बी हैविंग exact finding of that patient. So that time examiner asks,
तो बोलिए ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल दोनों करेंगे, बेटर इज ट्रांस वजाइनल। उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कौन सी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे इमेजिंग में? सर एमआरआई, सीटी नहीं करेंगे गाइस। एमआरआई क्यों करेंगे? एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए बेस्ट मोडालिटी है। सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है? यूट्रस, एंडोमेट्रियम, यूट्रस की तीनों लाइनिंग को यदि देखना है तो अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई। सीटी स्कैन आपको यूट्रस की तीनों लाइनिंग नहीं दिखा सकती। कौन कौन सी लाइनिंग होती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सीरोजा, करेक्ट, पैरामेट्रियम जिसे आप कहते हैं। पैरामेट्रियम अलग चीज होती है, पैरासर्विकल टिश्यू होता है। उसको देखने के लिए क्या करेंगे? एमआरआई, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई। इससे आपके स्ट्रक्चरल कॉजेज रूल आउट हो जाएंगे। नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या है बच्चा? बोलो ना। हाँ जी, हाँ जी, क्वाइन, कोएगुलोपैथी, और बताइए ओवुलेटरी डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स, आइज, आइटरोजेनिक। आइटरोजेनिक का मतलब क्या होता है बच्चा? डॉक्टर ने किया, जैसे कि पेशेंट को एंटीकोगुलेंट ड्रग चल रही है, पेशेंट को कॉपर टी लगी हुई है, आइटरोजेनिक, कोई दवाई चल रही है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है। और लास्ट क्या है? एन इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। उसके अंदर एंडोक्राइनल कॉजेज और ये सब भी आ जाते हैं। ओवुलेटरी डिसफंक्शन में एंडोक्राइन आ जाते हैं। सो स्ट्रक्चरल कॉजेज का इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया? अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वजाइनल एंड ट्रांस एब्डोमिनल। उसमें अच्छा नहीं दिखा तो एमआरआई। और कॉइन के लिए क्या क्या टेस्ट हो गए? कोएगुलोपैथी के लिए क्या करेंगे? प्लेटलेट काउंट सीबीसी में देखेंगे, बीटीसीटी करेंगे, पीटीआईएनआर करेंगे, एपीटीटी करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? दूसरा क्या था आपका? ओवुलेटरी डिसफंक्शन। ओवुलेटरी डिसफंक्शन में क्या क्या टेस्ट करेंगे? हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट कौन कौन से करेंगे? कॉमन टेस्ट पहले होते हैं बेटा, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन। फिर आते हैं डे 2 के एफएसएच, एलएच, नॉट एवरी डे, क्योंकि डे 2 टू डे 5 की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। मैंने देखा है लोगों को, ग्रेजुएट आप जैसे जो पास आउट होके बाहर जाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, फिर बाद में किसी भी दिन का टेस्ट लिख देते हैं। नो, आप पेशेंट को बोलो कि आपका जब ब्लीडिंग का सेकंड डे या थर्ड डे रहेगा, दैट टाइम वी विल डू दिस टेस्ट, क्योंकि उनकी वैल्यू है हमारे पास। एफएसएच, एलएच और एनी अदर रिलेवेंट हार्मोनल टेस्ट आप करेंगे। क्रोनिक लिवर डिजीज में कोएगुलोपैथी हो सकती है, तो हो सकता है आपको एलएफटी करना पड़े। क्रोनिक रीनल डिजीज में कोएगुलोपैथी हो सकती है, तो आपको हो सकता है आरएफटी करना पड़े। रीनल डिजीज में कम होती है। सो कोएगुलोपैथी, ओवुलेटरी डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियल के लिए आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने की जरूरत है, या आप अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे। हाइड्रोजेनिक आपने डॉक्टर को पूछ लिया कि यार, पेशेंट को पूछा कोई दवाई तो नहीं चल रही है, और इसके अलावा भी फिर भी कुछ कॉज आता है, तो दैट इज योर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो क्या आप एग्जाम में इतना बोल सकते हैं गाइस मेरी कहानी सुन के? इसके लिए आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं, नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल के बारे में बोल सकते हैं। यू विल बी एबल टू, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे वो आप बोल सकते हैं। आपको याद आएगा कि पाम कॉइन से रिलेवेंट क्या क्या मुझे इन्वेस्टिगेशन पूछने। और नेक्स्ट आएगा मैनेजमेंट। तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? कॉमन सी चीज है, पी इज पॉलिप। क्या करेंगे बच्चा पॉलिप के लिए? पॉलिपेक्टमी, सर्जरी कर देंगे। फिर वहां पे एग्जामिनर का, आप यदि गोल्ड मेडलिस्ट की तरह वाइवा देते तो वो पूछता है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज है तो करेंगे क्या? तो आप कह सकते हैं सर मेडिकल का भी ट्राई कर सकते हैं, ओसिपल्स दे सकते हैं पेशेंट को, हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। मोर देन 1 सेंटीमीटर इट इज बेटर टू डू पॉलिपेक्टमी। एल इज लियोमायोमा। वहां पे फिर एग्जामिनर पूछेगा आपको, ओके एल के बारे में बताओ, तो आप बोलेंगे सर लियोमायोमा फिगो का क्लासिफिकेशन है। ए एडिनोमायोसिस, मेडिकल ट्रीटमेंट। एम इज मैलिग्नेंसी, रेडिकल सर्जरी। इतना तो ग्रॉस बोल सकते हो ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। आई एम प्रिपेयरिंग यू ऑल ऑफ यू फॉर द वाइवा। थियरी तो आप सब लिख दोगे, और थियरी में जब ब्लॉक हो जाते हैं तो इस तरह के लेक्चर याद आते हैं कभी कभी, शायद सर ने ऐसा कुछ बोला। क्लियर? मैं थोड़ा सा स्लाइड्स को अब आपके सामने, आई विल रन ऑल दी स्लाइड। मोर ऑल्सो दिस इज द मैनेजमेंट। मायोमा के लिए मैनेजमेंट रहता है सबस्यूरोजल मायोमा, मायोमेक्टमी, इंट्राम्यूरल मायोमा, मायोमेक्टमी, सब म्यूकोजल मायोमा, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी।
मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मायोमा अवेलेबल है? हाँ जी अवेलेबल है। क्या क्या दे सकते हैं? GnRH है, मेफिप्रेस्टन है, मीजोप्रोस्टॉल नहीं, मेफिप्रेस्टन है, यूलिप्रेस्टल एसीटेट है, बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं। GnRH के ओरल प्रिपरेशंस अवेलेबल हो गए। तो विल जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स। दैट्स अ प्रिवेलेंस। FIGO has discarded this term of DUB, dysfunctional uterine bleeding. एज ग्रुप के हिसाब से हम और डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो एग्जामिनर आपको पूछता है कभी कभी, प्यूबर्टल मिनोरेजिया है लेस देन 20 ईयर, कॉमन कॉजेज क्या क्या होंगे? तो कॉमन कॉजेज, एक बच्चा जिसको पहली बार मेंसेस आया है, स्लाइड पर देखो, वापस से सुनो मुझे। एक बच्चा जिसको पहली बार मेंसेस आया, 13 ईयर गर्ल, उसका हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो दिमाग में एक बार कोगुलोपैथी आना चाहिए आपके। क्यों? क्योंकि उसको पहली बार चोट लगी है, पहली बार ब्लीडिंग हुई है, पहली बार उसको हैवी हो रही है, हो सकता है शी इज सफरिंग विद सम कोएगुलेटिव डिसऑर्डर। हाउएवर द कॉमनेस्ट कॉज इज एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एस्ट्रोजन शेड होता रहता है। दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज, बट यू आर सपोज टू रूल आउट कोएगुलोपैथीज इन प्यूबर्टल एज ग्रुप, यंग बच्चे में। वहीं पे यदि मैं बोलूं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर अब हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उसको पहले मेंसेस हो चुका है, नॉर्मल थे, शी इज हैप्पी, अभी उसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल कॉजेज कॉमन होते हैं इसमें, फाइब्रॉइड, पॉलिप, एडिनोमायोसिस एक्सेट्रा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, एंडोमेट्रियल बायोप्सी कंसीडर करें। किसके लिए बोलते हैं? वो एम के लिए बोलते हैं, मैलिग्नेंसी। पाम में एम आता है ना, so you are supposed to rule out malignancy. सब कुछ आपके पाम कॉइन में है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। सेम वे यदि मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल होती है, अगेन एम इज कॉमन, यू आर सपोज टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। सो दिस इज हाउ यू डिवाइड योर कॉजेज एंड इवैल्यूएशन एज पर द एज। ये पुरानी टर्मिनोलॉजीज होती थी, अभी भी कुछ लोग एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज मीनोरेजिया, what is menometrorrhagia, hypomenorrhea, ये समझना है क्या? ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? इसको छोड़, मैंने स्लाइड इसीलिए चेंज करी है। ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? हेमरेज। हेमरेज। मीनो इज मेंसेस। हैवी ब्लीडिंग हो, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो तो क्या कहेंगे? मीनो प्लस हेमरेज इज मेनोरेजिया। याद रह जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? बराबर? मेनोरेजिया हो गया, ज्यादा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। इसके बाद मैं बोलूं, दो डेफिनेशंस में कंफ्यूजन होता है, ऑलिगो एंड हाइपोमेनोरिया। ऑलिगोमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया, बता सकता है डिफरेंस? सो ऑलिगो का अपोजिट क्या होता है? पॉली। पॉलीमेनोरेजिया एंड ऑलिगोमेनोरिया, या पॉलीमेनोरिया और ऑलिगोमेनोरिया। मेनोरिया इज मेंसेस। साल में यदि 11 मेंसेस हो रहे हैं या 12 मेंसेस हो रहे हैं तो नॉर्मल है। यदि वही नंबर कम हो जाए साल के तो उसको क्या कहेंगे? ऑलिगो। साल के नंबर कम होने को ऑलिगो कहते हैं। तो ड्यूरेशन क्या हो गया? बढ़ गया। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसीलिए नंबर कम हो जाते हैं, इसीलिए उसको ऑलिगोमेनोरिया कहते हैं। साल के ड्यूरेशन बढ़ जाए मतलब साइकिल्स बढ़ जाए, मतलब ड्यूरेशन कम हो गए, हर 15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है, हर 20 दिन में ब्लीडिंग हो रही है, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया इज फ्रीक्वेंट मेंसेस, दैट मीन साल में ज्यादा मेंसेस हो रहे हैं। ऑलिगोमेनोरिया मतलब डिलेड मेंसेस, दैट मीन साल में कम मेंसेस हो रहे हैं। क्या याद रह जाएगा ये नाम? कोई प्रॉब्लम गाइस? ऑलिगो एंड पॉली। मेनोरेजिया, मेंसेस हैवी आना इज मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरिया, बार बार मेंसेस आना, बार बार के साथ साथ हैवी आना, पॉलीमेनोरेजिया।
समझ में आया कैसे बनाया? हेमरेज को पॉली के साथ जोड़ दिया। एक पेशेंट बोलती है मुझे ऐसे बार बार मेंसेस आते हैं, हेवी नहीं आते हैं, पॉलीमिनोरिया। बार बार आते हैं और हेवी आते हैं, पॉलीमिनोरेजिया। कम आते हैं, ऑलिगोमिनोरिया। टाइम पर आते हैं पर हेवी आते हैं, मिनोरेजिया। अमाउंट कम हो गया उसको कहते हैं हाइपोमिनोरिया। वॉल्यूम मुझे अब नहीं आ रहा है सर, हार्डली एक पैड यूज होता है मेरा, हाइपोमिनोरिया। और एक भी पैड यूज नहीं होता है तो अमिनोरिया। एम आई क्लियर विद दिस डेफिनेशन गाइज? समझ में आया ये? अमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया। अ इज एब्सेंट, हाइपो इज कम वॉल्यूम में, मिनोरेजिया इज गुड, पॉलीमिनोरिया मतलब बस मजेदार हो यार तुम लोग, मजा आ गया, थैंक यू, मेरा आना वसूल हो गया। इतना पढ़ लिया ना यही चीज तो क्लास वसूल होती है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आकर के एफर्ट भी डाल के चले जाते हैं, आप लोग वही चीज पढ़ रहे होते जो आपकी मैरो में दिया है या आपकी जो भी बुक्स में दिया है जिनको आप स्टैंडर्ड मानते हैं। हाँ जी ठीक है। सो दिस इज पाम कॉइन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस गाइस। बाकी केस है, this is how you take history, duration and amount of bleeding, age of menarche, history of amenorrhea है क्या पेशेंट को, amenorrhea है तो you are supposed to rule out the pregnancy, then relevant history. This is how you know, यदि कोई आपके पास में, अभी तो अनपढ़ लोग रहे ही नहीं है इंडिया में, पहले काफी ज्यादा होते थे, उनको बोलना भी नहीं आता था, उनको मालूम भी नहीं होता था क्या है, तो उनको डायग्राम बना के हम पूछते थे कि आपको कैसा लगता है, आपका पैड कितना खराब हो जाता है। एंड दिस इज हाउ वी यूज्ड टू यूज पिक्टोरियल ब्लड चार्ट असेसमेंट। बच्चे होते हैं ना छोटे, कभी ब्लीडिंग हैवी लेकर आ जाते हैं, तो फिर आप उनको इस तरह के डायग्राम बना के पूछते हो, एंड देन दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू कि सर मुझे इतना ज्यादा आ रहा है या मुझे कम आ रहा है, एंड यू कैन गाइड देम ट्रीटमेंट और यू कैन डू द काउंसलिंग कि बच्चा दिस इज नॉर्मल। मेडिकल ट्रीटमेंट जो रहता है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का, तो सबसे पहले आपको ट्रानेक्सामिक एसिड और NaCH देने होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, नहीं तो आप आयरन सप्लीमेंट्स विद मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं पेशेंट को। अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन अनीमिया, यदि माइल्ड है तो रीअश्योरेंस, मेंस्ट्रुअल चार्टिंग, आयरन सप्लीमेंट्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा है तो देन यू कैन ऐड ट्रानेक्सामिक एसिड और साइक्लिकल हार्मोनल पिल्स। और ज्यादा सीवियर अनीमिया, एडमिट द पेशेंट, ट्रांसफ्यूज द ब्लड, evaluate them and do a proper management. आप में से कोई बताएगा ये क्या चीज दिख रही है? सो एंडोमेटल कैविटी के अंदर ऐसे पॉलिप दिखते हैं, ये फाइब्रॉइड दिखता है, हाइपोइकोइक लीजन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर ट्रांस वजाइनल, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट योर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कुछ नहीं मिलती है, नॉर्मल दिखती है, दिस इज थिकन्ड एंडोमेट्रियम। ये एकदम नॉर्मल लुकिंग यूट्रस है। जब इस तरीके का यूट्रस दिखे, ट्रिपल लाइन पैटर्न, नॉर्मल मायोमेट्रियम, तो आप कॉइन का इवैल्यूएशन करो। पाम क्लियर हो गया? बराबर। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। मायोमा के लिए वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द पीगो का क्लासिफिकेशन एंड व्हाट विल यू डू। सो एनी मायोमा विच इज लाइंग इन द कैविटी, 0 is completely in the cavity, pedunculated होता है, 1 is more than 50% and 2 is less than 50%। इन तीनों के लिए आप करते हैं हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी। Am I clear with? आप स्क्रीन पे देखिए, हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी किस किस के लिए? 0, 1 एंड 2 के लिए। 3 जो होता है जस्ट टचिंग रहता है, मेडिकल दे सकते हैं, ऊपर से लैप्रोस्कोपिक अप्रोच ले सकते हैं या नीचे से भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन्स एक्सपर्टीज। But definitely for 4, 5, 6, abdominal or laparoscopic approach is a preferred one, not the hysteroscopy one। 8 जो होता है वो अलग साइड पे होता है, like cervical and other। वो जो भी फाइब्रॉइड एंडोमेटल लाइनिंग से दूर रहेगा वो पेंसुरल प्रॉब्लम नहीं करेगा। So ये फीगो का क्लासिफिकेशन है। आप लोग से जब पूछते हैं तो आप लोग सब म्यूकोजल, इंट्रामायोमेट्रियल और सब सीरोजल में डिफाइन कर देते हैं। दूसरा एग्जामिनर आपसे पूछता है फीगो का क्लासिफिकेशन मालूम है आपको, टाइप 0, 1, 2, 3, तो फिर ये वाला क्लासिफिकेशन आपको बोलना होता है। दिस आर स्टैंडर्ड वन।